लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने इल्तुतमिश कंप्लीट कर लिया था, रजिया सुल्तान कंप्लीट कर लिया था, behram शाह कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो है behram शाह के बाद जो अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, इनके बारे में जो है हमने पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बलबन था उसने टोटल 40 साल तक शासन किया था। 20 साल तो जो है वो अपने दामाद को ढांचा बना के और 20 साल अब खुद राज करता है। यानी कि आज की क्लास का जो मेन मोटिव होगा वो होगा बलबन। क्या पढ़ेंगे आज हम? बलबन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन जो कि किसका कमांडर था? इल्तुतमिश का कमांडर था। किसका कमांडर था? इल्तुतमिश का। मैंने आपको बताया था 1236 के अंदर, 1236 के अंदर जब इल्तुतमिश ग्वालियर के कैंपेन से वापस लौटता है तब वो अपने साथ किसको लेके आता है? तब वो अपने साथ जो है वो बलबन को लेके आता है। यानी कि बलबन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक? क्योंकि इसका जो दामाद था उसका कार्यकाल कब से कब तक? 1246 से लेके 1266 तक, यानी कि 20 साल तो अपने दामाद को ढांचा बना के जो है वो इसने राज किया। अब ये खुद आएगा 1266 से लेके 1286 तक। कब से कब तक? 1266 से लेके 1286 तक। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? बलबन के बारे में पढ़ने का। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इल्तुतमिश था वो इल्वरी टर्क था। टर्कों में अलग अलग ब्रांचेस होती है, उसमें एक ब्रांच है इल्वरी। तो ये जो बलबन था वो भी इल्तुतमिश का दास था। तो इल्तुतमिश, ये जो बलबन था ये भी कौन था अपने आप में? इल्वरी टर्क। होने को तो टर्किश था लेकिन ये भी इल्तुतमिश की तरह कौन था? इल्वरी टर्क था। क्या था? इल्वरी टर्क। ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो इल्तुतमिश था उसने टर्काना चिहलगानी यानी कि कॉर्प्स ऑफ 40 स्लेव्स यानी कि 40 दासों का जो है समूह बनाया था। उसका जो है वो मेंबर था 40 दासों में से एक मेंबर कौन था? बलबन। तो अगला टॉपिक, अगला जो है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ टर्काना चिहलगानी। मेंबर ऑफ टर्काना चिहलगानी। और ये टर्काना चिहलगानी जो है वो किसके द्वारा बनाया हुआ था? इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो बनाया हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो बलबन था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे नायाब मुमलिकात की पोस्ट पे था। किसकी पोस्ट पे था? नायाब मुमलिकात की पोस्ट पे था। और मैंने आपको बताया था कि नायाब मुमलिकात की जो पोस्ट थी वो behram शाह के टाइम पे क्रिएट हुई थी 1240 से 1242 के बीच में। और नायाब मुमलिकात अपने आप में काफी पावरफुल पोस्ट थी। यानी कि आमिर हाजिब का प्रमोशन होके नायाब मुमलिकात, और मैंने आपको बताया था एडकिन जो है वो पहला नायाब मुमलिकात था। और ये जो बलबन था वो किसके टाइम पे नायाब मुमलिकात था? अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे नायाब मुमलिकात था। तो बलबन नायाब मुमलिकात से सुल्तान कैसे बना? तो यानी कि डायरेक्ट तो बना नहीं होगा। जैसे आप सोचो किसी भी आरएस के अंदर देख लो या कोई भी यूपीएससी के अंदर देख लो, किसी की एक हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब पद सोपान, कि मतलब पहले इस पोस्ट पे रहेगा फिर वो प्रमोशन हो गया इस पोस्ट पे रहेगा। वैसे ही बलबन के साथ हुआ था। बलबन जो है वो शुरू में जब रजिया सुल्तान बनी थी, जब रजिया क्या बनी थी? सुल्तान बनी थी। तो बलबन जो है वो रजिया सुल्तान के टाइम पे, बलबन रजिया सुल्तान के टाइम पे सबसे नीची पोस्ट, आप उसको क्या कह सकते हो? एक तरीके से एलडीसी था वो उस टाइम पे। यानी कि एलडीसी का मतलब रजिया सुल्तान के टाइम पे आमीर शिखार बोलते थे उसको। आमीर शिखार लगा था, नया नौकरी पे लगा था। और उस नौकरी का नाम क्या है? आमीर शिखार। किस नाम से था ये? आमीर शिखार। किसके टाइम पे? रजिया सुल्तान के टाइम पे। यानी कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से लेकर 1240 तक था। उस टाइम पे किस पोस्ट पे था? आमीर शिखार की पोस्ट पे था। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद कौन आता है? behram शाह। रजिया सुल्तान के बाद कौन आ रहा था? behram शाह आ रहा था। behram शाह के टाइम पे जो है बलबन किस पोस्ट पे था? क्वेश्चन आता है कि behram शाह के टाइम पे किस पोस्ट पे था? तो आमीर शिखार का प्रमोशन होके, आमीर शिखार का प्रमोशन होके ये बन गया था आमीर अखुर। क्या बन गया था? आमीर अखुर। और आमीर अखुर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अस्तबल यानी कि घोड़ों की देखभाल करने वाला, घोड़ों का मालिक, अस्तबल का मालिक। और उसको वो कौन था? याकूत था। रजिया सुल्तान के टाइम पे कौन था? याकूत। लेकिन behram शाह के टाइम पे आमीर अखुर कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। बलबन का हम प्रमोशन देख रहे हैं कि बलबन सुल्तान कैसे बना। तो सबसे पहले आमीर शिकार की पोस्ट पे था रजिया सुल्तान के टाइम पे। उसके बाद जब behram शाह सुल्तान बना था तो उस टाइम पे बलबन जो है वो आमीर अखुर की पोस्ट पे था। इसके बाद behram शाह के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन आया था? अलाउद्दीन मसूद शाह।
अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे जो है वो बलबन किस पोस्ट पे था? तो आमीर शिकार का प्रमोशन हो गया आमीर अखुर, और आमीर अखुर का प्रमोशन हो गया, बन गया था आमीर हाजिब। आमीर हाजिब। एडगिन जो है वो एडगिन वो रजिया सुल्तान के टाइम पे आमीर हाजिब था, लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे आमीर हाजिब कौन था? बलबन। बलबन का हम पद सोपान पढ़ रहे हैं कि बलबन पहले आमीर शिकार की पोस्ट पे था, फिर आमीर अखुर की पोस्ट पे था, फिर आमीर हाजिब की पोस्ट पे था। इसके बाद अगला कौन आता है? इसका दामाद, जिसका नाम क्या था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे ये किस पोस्ट पे था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के टाइम पे इसका प्रमोशन होकर क्या बन गया था? नायाब मुमलिकात। बताया था मैंने कल, क्या बन गया था? नायाब मुमलिकात, जो कि अपने आप में काफी पावरफुल पोस्ट थी आफ्टर सुल्तान के बाद की। और फाइनली जो है वो नायब मुमलिकात का प्रमोशन होकर बलबन क्या बनता है? सुल्तान बनता है। क्या बनता है? सुल्तान बनता है, जिसका कार्यकाल 1266 से लेकर 1286 तक। तो ये जो पदसोपान है वो याद रखना है कि किसके टाइम पे बलबन क्या था, किसके टाइम पे बलबन क्या था। तो ये पदसोपान जो है वो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। इसके अलावा जो बलबन है, बलबन किसके ऊपर बिलीव रखता था? ही बिलीव्ड इन द डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी। डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी पे बिलीव रखता था। हिंदी में कहूं तो राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत। किस पे बिलीव रखता था? राजत्व का देवीय सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है वो किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है, खुद ईश्वर ने भेजा है बलबन को। क्या करने के लिए? लोगों के ऊपर शासन चलाने के लिए, लोगों के ऊपर राज करने के लिए। ऐसा बलबन का मानना था। और बलबन अपने आप को क्या बोलता था? बलबन अपने आप को बोलता था जिल-ए-इलाही। क्या बोलता था? जिल-ए-इलाही। ये याद रखना। जिल-ए-इलाही का मतलब क्या होता है? जिल-ए-इलाही का मतलब होता है भगवान की छाया। अपने आप को मानता था शेडो ऑफ गॉड, कि मैं तो क्या हूं? भगवान की छाया हूं। क्या हूं? भगवान की छाया। और किस नाम से बोलता था? जिल-ए-इलाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, यानी कि अपने आप को भगवान की छाया मानना। और दूसरा क्या बोलता था? अपने आप को नियावत खुदाई। नियावत खुदाई। नियावत खुदाई का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि मैं तो जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व हूं। किसका प्रतिनिधित्व? भगवान का। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो ये याद रखना कि भाई भगवान की छाया का मतलब जिल-ए-इलाही, यानी कि मैं तो क्या हूं? भगवान की छाया हूं। और क्या मानता था खुद को? नियावत खुदाई। खुदाई का मतलब भगवान, नियावत यानी कि मैं तो क्या हूं? भगवान का प्रतिनिधित्व, यानी कि भगवान का प्रतिनिधि करने वाला हूं मैं तो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो ये अपन को जो है वो याद रखना है। इसके अलावा जो बलबन था, उसने एक एरिस्टोक्रेसी का सिद्धांत दिया था, जिसको कहूं प्रिंसिपल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, या हिंदी में कहूं तो कुलीनता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और इसको हिंदी में कहूं तो इसका मतलब क्या हो गया? कुलीनता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था इसने? कुलीनता का सिद्धांत दिया था। कुलीनता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया था? कुलीनता का जो है वो सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या है? तो बलबन, ऐसा माना जाता है कि बलबन जो है वो प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त, किसमें बिलीव रखता था? शुद्ध रक्त। बलबन किसमें बिलीव रखता था? प्योर ब्लड और एरिस्टोक्रेसी। किसमें बिलीव रखता था? कुलीनता पे बिलीव रखता था, एरिस्टोक्रेसी। यानी कि प्योर ब्लड का मतलब शुद्ध रक्त के ऊपर विश्वास रखता था, और कुलीनता यानी कि साफ सफाई, कुलीनता के ऊपर जो है वो क्या रखता था? विश्वास रखता था। बलबन का मानना क्या था? तो बलबन अपने आप को मानता था कि वो एक डायनेस्टी है, उस डायनेस्टी का नाम है अफरासियान। अफरासियान एक डायनेस्टी है, अफरासियान एक राजवंश है, उसको जो है वो बिलोंग करता है बलबन।
क्या बोलता है बलवन कि मैं कौन सी डायनेस्टी से हूं, मैं अफ्रेसियन डायनेस्टी से हूं। कौन सी डायनेस्टी से हूं? अफ्रेसियन डायनेस्टी, जो कि खाकी है फारस की, पर्शिया। खाकी है पर्शिया की जो है वो अफ्रेसियन डायनेस्टी को क्या करता हूं, मैं बिलोंग करता हूं, वहां का मैं रहने वाला हूं, ऐसा जो है वो बलवन कहता है। तो क्वेश्चन आता है कि बलवन कौन सी डायनेस्टी से था? अफ्रेसियन डायनेस्टी से था, जो कि खाकी थी फारस की, खाकी थी फारस की थी। इसके अलावा और चीज, चूंकि बलवन फारस की अफ्रेसियन डायनेस्टी से था, तो इसने जो है वो 4 प्रकार के फारसी रीति रिवाज, 4 प्रकार के फारसी कस्टम्स दिए थे, 4 टाइप्स ऑफ पर्शियन कस्टम्स। 4 प्रकार के जो है वो क्या दिया था इसने, फारसी जो है वो रीति रिवाज दिए थे। 4 प्रकार के फारसी जो है वो क्या दिए थे, कस्टम्स दिए थे, पर्शियन कस्टम्स। चूंकि किसका था, पर्शियन का जो है रहने वाला था, कौन सी डायनेस्टी से, अफ्रेसियन डायनेस्टी से। तो 4 प्रकार के वो फारसी कस्टम्स को जो है वो अपन को क्या रखना है, याद रखना है कि वो 4 प्रकार के फारसी कस्टम्स जो है वो कौन कौन है। एक तो इसने दिया था सिजदा, एक तो क्या दिया था, सिजदा। सिजदा का मतलब क्या होता है, सुल्तान के सामने घुटने टेकना। सिजदा का मतलब क्या होता है, जो सुल्तान है उसके सामने क्या करना, घुटने टेकना। बलवान का मानना यह था कि मेरे सामने जो है वो, सिजदा का मतलब क्या होगा, सुल्तान के सामने, यानी कि मेरे सामने घुटने टेकना। दूसरा इसने बताया था पेवोस। पेवोस का मतलब ऐसे समझ लेना कि पेवोस का मतलब है यानी कि पैर का जो अंगूठा है उसको चूमना, पैर के अंगूठों को क्या करना, चूमना, ये पेवोस का मतलब होता है। तो कौन कौन सा इसने जो है वो कस्टम दिए थे, सिजदा। सिजदा का मतलब क्या होता है, सुल्तान के सामने घुटने टेकना। पेवोस का मतलब सुल्तान के पैर का जो अंगूठा है उसको चूमना, पेवोस। और तीसरा इसने दिया था नवरोज। नवरोज का मतलब होता है हैप्पी न्यू ईयर। नवरोज का मतलब क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर। और चौथा इसने दिया था तुलादान। चौथा क्या दिया था, तुलादान। कौन कौन से दिए थे इसने, सिजदा, पेवोस, नवरोज और तुलादान। जब अपन मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिजदा और पेवोस है इनको बैन लगाने वाला शाहजहां था, और ये जो नवरोज और तुलादान थे इनको बैन लगाने वाला कौन था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। जब हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन ये चारों की चारों को जो है फारसी कस्टम्स का रखने अपन को याद रखने की बलवन ने कौन कौन से 4 प्रकार के जो है वो क्या दिए थे, फारसी कस्टम्स दिए थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बलवन था उसने लौह एवं रक्त की नीति दी थी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। किसकी नीति दी इसने, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। क्वेश्चन आता है कि आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने दिया, लौह एवं रक्त की नीति किसने दी, तो याद रखना बलवन ने दी थी। किसने दी थी, बलवन ने दी थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, यानी कि लौह एवं रक्त की नीति। इसके लिए बलवन ने क्या किया था, अपना जो अफ्रीकन एम्पायर था उसको क्या किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था। बकायदा वहां पे जो है वो उसने अफ्रीकन बॉडीगार्ड्स को क्या किया था, रिक्रूट किया था, अपॉइंट किया था। इसके अलावा ये जो बलवन था ये किसका मेंबर था, टरकाने चिहलगानी का मेंबर था। अब ये जिसका मेंबर था उसी का इसने दमन किया था, यानी कि बलवन ने जो है वो किसको सप्रेस किया था, टरकाने चिहलगानी। टरकाने चिहलगानी जो ग्रुप था जिसमें 40 दासों का जो समूह था उसका जो है वो क्या किया था, इसने दमन किया था, जिसका मेंबर था, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। तो क्वेश्चन आता है टरकाने चिहलगानी बनाया तो किसने, इल्तुतमिश ने। दमन किसने किया था, उसी के कमांडर बलवन ने। तो इसने किसका दमन किया था एक तो। इसके अलावा बलवन के टाइम पे एक पोस्ट होती थी बरवक। बरवक का मतलब क्या होता है, बरवक का मतलब होता है कि जो इंपीरियल कोर्ट है उसकी जो एक बहुत ही बड़ी जो सभा है उसके अंदर जितनी भी कामकाज चल रहे हैं उनकी देखरेख करने वाला, तो उस पोस्ट को बोलते हैं बरवक। उस पोस्ट को क्या बोलते हैं, बरवक। तो एक पर्सन था जिसका नाम था अमीर बरवक। अमीर बरवक से जो है वो कोई गलती हो जाती है, उससे जो है वो छोटी मोटी गलती हो जाती है। बलवन जो है वो कुलीनता को बिलीव रखता था, तो उसने जो है वो अमीर बरवक को क्या दिया, डेथ पेनल्टी। अमीर बरवक को क्या दिया उसने, डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड। किसको, अमीर बरवक को। अमीर बरवक को क्या दिया,
डेथ पेनल्टी। किसने दी डेथ पेनल्टी? बलबन ने दी। किसने दी? बलबन ने दी। तो ये भी याद रखना है कि बलबन ने कौन कौन से काम किए। ठीक है, क्या दिया उसने? अमीर बर्वक को जो है वो क्या दी? डेथ पेनल्टी। बर्वक का मतलब क्या होता है? उस इंपीरियल कोर्ट में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको क्या करने वाला? उनको फुलफिल करने वाला। तो अमीर बर्वक जो है वो उसको क्या दिया था? पर्सन का नाम था अमीर बर्वक, उसको डेथ पेनल्टी दी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इस टाइम पे बलबन में, इस टाइम पे जो है वो बंगाल में, इस टाइम पे बंगाल में एक शख्स बैठा था